फ्रेंड्स, आज की कहानी है दीवानी भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अभिषेक सौरव से कहता है, मैंने रिया से वादा किया है कि इस होली पर मैं उसके घर जाकर उसका हाथ मांगूंगा उसके भैया से, पर अब पता नहीं आगे क्या होगा। अब आगे तू वापस लौटकर भी आएगा और रिया के घर पर भी जाएगा होली पर, समझा? सौरव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काश कि जो तू कह रहा है वो ही हो, पर फिर भी तू मुझसे वादा कर कि मेरे पीछे तू और मोनिका रिया का ध्यान रखेंगे। सौरव ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा कि डोंट वरी, हम दोनों ही रिया का पूरा ख्याल रखेंगे। कुछ रुककर सौरव ने कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यही वादा मैं तुझसे भी चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को एक मजबूरी वाली हंसी से देखा और कमरे से बाहर निकल गए। दोस्तों, हर एक फौजी ऐसा ही होता है, पत्थर कोई नहीं होता है। सबको अपने अपने डियर वंस की याद भी आती है और ऐसे इमरजेंसी टाइम में उनके फ्यूचर की चिंता भी सताती है, क्योंकि उनके लिए देश हित सर्वप्रिय होता है। तो अपने दिलों के झंझावतों को अपने अंदर ही छुपा लेते हैं और ऊपर से सबको यही लगता है कि फौजी बहुत मजबूत और निष्ठुर होते हैं, पर फौजी के भी सीने में दिल होता है जो अपने परिवार के लिए धड़कता है। दोनों दोस्त अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ अलग अलग गांव के लिए निकल गए। देर शाम तक अभिषेक और सौरव दोनों ही अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच गए। रिया को आज बहुत अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों उसे आज बहुत घबराहट हो रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी रेस्टलेस क्यों फील कर रही थी। उसने मोनिका को फोन किया और उसे अपने घर बुला लिया। मोनिका ने भी उसे समझाया, पर वो न जाने कहाँ खोई हुई थी। फिर मोनिका ने कहा, अच्छा चलो अभिषेक को फोन करते हैं, तू उससे बात कर ले, फिर तो तुझे अच्छा लगेगा ना। मोनिका ने अभिषेक को फोन मिलाया, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, पर अभिषेक का फोन नहीं लगा। लगता भी कैसे, उसका फोन ऐसे एरिया में था जहाँ नेटवर्क आता ही नहीं था। रिया की रुलाई छूट गई। वो रोते हुए कहने लगी, देख, मैं तुझसे कह रही थी ना कि कुछ तो है जो सही नहीं है। अभिषेक का फोन क्यों नहीं लग रहा है, मुझे बहुत उलझन हो रही है। मोनिका ने उसे समझाते हुए कहा, अरे यार, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो कहीं जरूरी काम से गया हो और वहाँ नेटवर्क नहीं आता हो। रिया ने कहा, मोनिका, उसके लिए उसका काम पर जाना कोई नई बात नहीं है, पर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बस एक बार, सिर्फ एक बार अभिषेक से बात हो जाए तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। मोनिका को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने भी आज से पहले रिया को ऐसे परेशान नहीं देखा था। उसे भी अब टेंशन हो रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब सही हो। सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। सबके पास ऑर्डर था, जरा सी भी संदिग्ध गतिविधि को देखे तो तुरंत ही अपने कमांडर को इन्फॉर्म करे। अभिषेक और सौरव अपनी अपनी पोजीशन पर मुस्तैद खड़े थे। दोनों ने ही वायरलेस पर अपने अपने एरिया की जानकारी साझा कर ली थी। आधी रात के बाद सौरव ने एलओसी पर कुछ हलचल देखी। उसने सावधानी से उन पर नजर रखते हुए अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ने का इशारा किया। सब बिना कोई आवाज किए उस ओर बढ़ रहे थे जिधर से अभी अभी हलचल हो रही थी। शायद वो 8-10 आतंकवादियों का एक जत्था था जो झेलम को आहिस्ता आहिस्ता पार कर रहे थे। सौरव और उसके साथियों ने झेलम किनारे बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे अपनी पोजीशन ले ली और सौरव के एक इशारे पर ही आसमान जय भवानी और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। चारों तरफ गोलियों की ताबड़तोड़ आवाजें आ रही थी। आतंकी इस अचानक हुए हमले से अनभिज्ञ थे। वो बुरी तरह से बौखला गए थे और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। झेलम के खून जमाने वाले ठंडे पानी में सब तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सौरव और उसके साथी मौका पाकर आगे बढ़ गए और उन आतंकवादियों पर काल बनकर टूट पड़े। सौरव ने एक आतंकी को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जो कि पहनावे से उस जत्थे का सरदार लग रहा था। वह आतंकी उसकी पकड़ से छूटने की भरपूर कोशिश कर रहा था, पर सौरव ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। उसे झेलम के ठंडे पानी में बार बार नाक डुबोकर सौरव पूछ रहा था, बता, और तेरे साथी कहाँ है? वह आतंकी बड़ी ढिठाई से हंसते हुए बोला कि तुम आर्मी वालों को क्या लगता है हम सब एक साथ तुम्हारे जाल में फंसने आ रहे हैं? असली माल और असबाब तो अब तक एलओसी पार भी कर चुका होगा। तुम लोग कुछ भी कर लो,
हम कश्मीर को तुम्हारे जुल्म से आज़ाद करवा कर ही रहेंगे। हमारी जिहाद इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। और एक बार फिर से हंसने लगा। तभी एक ठाए से आवाज आई और वो आतंकी उस झेलम के ठंडे पानी में गिरकर बिल्कुल ठंडा हो गया। सौरव को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने भी उसे शूट कर दिया। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि वो आतंकी कह रहा था असली माल और अब असबाब आ चुका है, तो इसका मतलब है अभिषेक की चौकी पर खतरा है। हम लोगों को 8-10 की खबर थी और इसके हिसाब से वहां और ज्यादा होंगे और अभिषेक के पास कुल 10 जवान हैं। उसने फटाफट वायरलेस पर अभिषेक को कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सौरव ने वायरलेस से मेजर सोलंकी को कांटेक्ट किया और सब बातें बताई। मेजर सोलंकी भी सौरव की बातें सुनकर बहुत खुश हुए कि सौरव की टुकड़ी ने अपना काम सही से निपटा लिया और उन्हें इस बात का गुस्सा भी था। हर बार की तरह एक बार फिर से आतंकियों ने फिर से धोखे से एक सीज फायर वाली जगह पर घुसपैठ करने की कोशिश की। सौरव ने बताया कि अभिषेक की चौकी पर खतरा ज्यादा है, वहां उसे तुरंत मदद चाहिए और वो अभी इसी समय वहां जाना चाह रहा है। मेजर सोलंकी ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया और वो बोले कि वो तुरंत एक पूरी टुकड़ी अभिषेक की मदद के लिए भेज रहे हैं। तुम्हारा वहां जाना सही नहीं है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ सर, भाई से बढ़कर है वो मेरे लिए, सौरव ने चिल्लाकर कहा और वायरलेस पटक कर वो फौरन ही अभिषेक की चौकी की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज आती रही। सौरभ बिना मेजर सोलंकी की पूरी बात सुने ही अभिषेक की लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ा। वो जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाना चाह रहा था। हालांकि उसकी चौकी और अभिषेक की चौकी में ज्यादा दूरी नहीं थी, पर एक तो रात का अंधेरा और बीच में घना जंगल उस छोटे से रास्ते को ज्यादा दुश्वार बना रहा था। उधर अभिषेक अपने सीमित जवानों के साथ लगातार दुश्मन पर हमला किए जा रहा था। उसने नोटिस किया घुसपैठियों के भेष में दुश्मन देश के सैनिक भी थे और आतंकवादियों का जमावड़ा तो था ही। मतलब इतने सारे लाव लश्कर के साथ ये सब निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। जब तक कैप्टन अभिषेक शेखावत के शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी है, तुमसे कोई भी इस चौकी को पार करके नहीं जा पाओगे। अभिषेक ने गुर्राते हुए जय भवानी और हर हर महादेव का जय घोष किया, जिसका अनुसरण उसके सभी साथियों ने उतने ही जुनून और जज्बे से किया। पर उसके साथियों के पास सीमित संसाधन थे। उनकी गोलियां धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और इतना समय नहीं था और ना ही मौका था कि हेडक्वार्टर पर वायरलेस से मैसेज भेजा जा सके और उन तक मदद पहुंच सके। अभिषेक ने अपनी गन को आखिरी बची हुई गोलियों से लोड किया और एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में उसे रिया का ही चेहरा दिखाई दिया और उसके चेहरे पर एक बुझी सी स्माइल आ गई। अब वो करो या मरो वाले मोड में आ गया था। उसके साथ के कई साथी या तो घायल हो गए थे या फिर शहीद हो गए थे, लेकिन जो घायल हुए थे वो अपनी क्षमता भर में दुश्मन से लोहा ले रहे थे। जैसे सबने ठान रखा था कि मरेंगे, पर एक के बदले 4 को मारकर मरेंगे। तभी अभिषेक की नजर एक और पड़ी और वो खुशी के मारे झूम उठा। सौरव को वहां देखकर उसकी टूटी हुई हिम्मत फिर से बंध गई और फिर उसने देखा कि इंडियन आर्मी की मदद भी एक ट्रक में भरकर आ रही थी, असला और जवानों के रूप में। उन सबको वहां देखकर जो घायल जवान थे उनमें भी जोश भर आया था और सब एक साथ बोल पड़े, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर सब एक नई उम्मीद और ऊर्जा से दुश्मन पर टूट पड़े। अभिषेक को अपने शहीद जवानों की मौत का बदला लेना था। वो अपनी लोडेड गन लिए हुए दो आतंकवादियों से अकेले ही भिड़ रहा था। सौरव और दूसरे जवान भी उन सब पर अपनी गन से रह रहकर वार कर रहे थे, पर अभिषेक उस जत्थे के सरगना का पीछा करते हुए जंगल के अंदर घुस गया। सौरव उसके पीछे पीछे भाग लिया। सौरव से आवाज देता जा रहा था, अभिषेक रुक जा, उस तरफ मत जा, दुश्मन ने उस तरफ बारूदी सुरंग बिछाई हुई है। पर अभिषेक को उस समय उस टेररिस्ट के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौरभ भी सब कुछ भुलाकर उसके पीछे ही हो लिया। वो कुछ और आगे बढ़ ही पाता कि उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और कुछ समय के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया, और उसे जैसे ही समझ में आया वो अभिषेक कहते हुए उस तरफ भागा जिधर से ब्लास्ट की आवाज आई थी।
पर उसे उसके दूसरे साथियों ने बड़ी मुश्किल से काबू करके रोक लिया। सर प्लीज अभी मत जाइए वहां पर, अभी अंधेरा है और फिर जो खतरा अभिषेक सर के लिए था वो आपके लिए भी हो सकता है सर, हमें सुबह तक का इंतजार करना ही पड़ेगा सर। सौरभ बिलखते हुए बोला कि वहाँ मेरा भाई पता नहीं किस हाल में है और तुम सबको सुबह होने का इंतजार करना है तो तुम सब करो, मैं जा रहा हूँ अपने भाई को ढूंढने। तभी मेजर सोलंकी उसकी बांह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसके कंधों को झकझोरते हुए कहते हैं, होश में आओ कैप्टन। कैप्टन अभिषेक शेखावत की शहादत का हम सबको भी बहुत अफसोस है, पर हम आपको भी ऐसे ही उधर नहीं जाने दे सकते, हमें सुबह तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। सौरभ ने मेजर का हाथ झटकते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं सर, आपको अंदाजा भी है। हालांकि उसके मन में भी कहीं एक डरी हुई आशंका थी कि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद क्या अभिषेक सही सलामत होगा, पर जब तक वो खुद से नहीं देख लेगा वो किसी भी तरह से नहीं मान सकता कि उसका भाई, उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो शहीद हो गया है। क्या जवाब देगा वो रिया को जब वो बिना अभिषेक के यहाँ से जाएगा। हालांकि सौरभ भी घायल हुआ था, पर इस वक्त उसे अपने जख्मों से ज्यादा अभिषेक की चिंता थी। सौरभ ने किसी भी तरह का फर्स्ट एड लेने से मना कर दिया। सुबह होने में कुछ ही देर बची थी और सौरभ की बेचैनी बढ़ने लगी थी। ब्लास्ट वाली जगह से अभी भी धुआं उठ रहा था। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी, आसपास उजाला हो गया। सेना ने अपना ऑपरेशन सर्च शुरू किया। सबसे आगे सौरभ ही चल रहा था। ब्लास्ट वाली जगह से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उस टेररिस्ट का शत विशत शव पड़ा मिला। सौरभ ने उसे उसके हुलिये से पहचान लिया था। कल रात उसने जिस आतंकी सरगना को मार गिराया था उसका भी वही गेटअप था। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अभिषेक कहाँ है। अगर वो शहीद हुआ है तो भी उसकी बॉडी यही कहीं आसपास होनी चाहिए, और अगर वो जिंदा है तो भी वो जख्मी हालत में ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। सौरभ अपने घावों से रिश्ते हुए खून की परवाह किए बिना ही अभिषेक को बाकी के आर्मी जवानों के साथ ढूंढ रहा था। सौरभ के साथ और भी सब साथी यही दुआ मना रहे थे, भले ही वो जख्मी हो पर अभिषेक जिंदा हो। ब्लास्ट वाली जगह के चारों तरफ लगे हुए करीब 20 किलोमीटर तक की रेंज में गहन तलाशी होने लगी, पर अभिषेक का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। वहां की परिस्थितियां भी अभिषेक को सर्च करने में दिक्कतें पैदा कर रही थी। एक तो इतना बड़ा घना जंगल और पास ही झेलम का तेज बहाव, यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि अभिषेक जंगल में कहीं फंस गया है या फिर जख्मी हालत में झेलम में बहता हुआ दुश्मन देश की तरफ चला गया है। दोनों ही कंडीशन जानलेवा थी। सौरभ इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, पर सारे सर्कमस्टेंस तो इन्हीं कंडीशन में से किसी एक की तरफ इशारा कर रही थे। सौरभ इससे ज्यादा और कुछ सोच ही नहीं पाया, क्योंकि वो चक्कर खाकर वहीं गिर गया था। रात से वो उसी हालत में लगातार चलते हुए अभिषेक को ढूंढ रहा था। उसके घावों से खून रिस रहा था और उसने कोई एंटीबायोटिक भी नहीं लगवाया था, जिससे उसकी जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा। सौरभ को फौरन एयर एम्बुलेंस से जम्मू के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसके शरीर में घावों की वजह से जहर फैलने लगा था और वह जबरदस्त बेहोशी का शिकार हो गया था। करीब महीने भर सौरभ को एडमिट रखना पड़ा। वो पहले से ठीक था, लेकिन उसके पास अभी भी अभिषेक की कोई खबर नहीं थी। सेना ने भी उसे शहीद की बजाय लापता घोषित कर दिया था। धीरे धीरे 1-1.5 महीना और बीत गया, पर किसी को भी नहीं पता था कि अभिषेक कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं। होली का त्योहार सर पर था और रिया की बेचैनी अपने चरम पर थी। उसके पिछले 2-2.5 महीने से अभिषेक से कोई बात नहीं हो पाई थी। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।